हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम शुरू कर रहे हैं आज का क्लास, लेकिन शुरू करने से पहले आप सब एक बात समझेंगे। हम इसमें जितना भी सीखेंगे इस आज के क्लास में, आप कुछ भी क्रैम नहीं करेंगे। जितने भी वर्ड्स आज हम सीखेंगे आप उनको रट्टा नहीं लगाएंगे। इंस्टेड योर फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ words are used in the right context। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, the day you learn to use the words in the right context is the day you start seeing improvements in your इंग्लिश स्किल्स। जिस दिन तुमको ये समझ में आता है ना कि शब्दों को कंटेक्चुअली कैसा यूज करना है, तो उस दिन आप देखेंगे आपकी इंप्रूवमेंट शुरू हो गई है। और इसको समझना आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा और आपके जनरल इंग्लिश स्किल्स को भी बहुत इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल जो है ईदर कल्पेबल और इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, कल्पेबल का मतलब समझ लेते हैं क्या। ये 10 तारीख का मैंने ये जो है एडिटोरियल सेक्शन में से लिया है ये आर्टिकल। कल्पेबल का मतलब होता है कल्प्रिट, मतलब कि दोषी। आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। कल्पेबल क्या होता है? दोषी। जैसे मैंने कहा कि शी शुड बी हेल्ड कल्पेबल फॉर ऑल दिस, मतलब उसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। तो कल्पेबल कौन है? जो जिसका आपको लग रहा है कि भाई इसका ब्लेम है सारा। ठीक है, और इनकॉम्पिटेंट क्या है? कॉम्पिटेंट क्या है? जैसे मैं कहा लड़का बहुत कॉम्पिटेंट है, मतलब बहुत काबिल है। तो इनकॉम्पिटेंट क्या है? जिसमें काबिलियत नहीं है। तो ये क्या बना, मतलब या तो दोषी है या फिर काबिलियत ही नहीं है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। पहला वर्ड पढ़िए, ये हमने डिस्कस कर लिया, कल्पेबल। कल्पेबल क्या होता है? जिम्मेदार। ठीक है, डिजर्विंग ब्लेम और बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग, जो जिम्मेदार है कुछ गलत का। इसको पढ़िए, द ऑफिशियल्स वर हेल्ड कल्पेबल फॉर द फेलियर ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम फेल हुआ उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया। ये वर आ गया ना, तो ऐसे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब समझते हैं क्या होता है? टर्मोइल होता है एक कंफ्यूजन का जो स्टेट आ जाए। अगर आप, जैसे मैंने बोला कि पहले सिंपल एग्जांपल सुनो। जैसे मैंने कहा मेरे तो दिमाग में हलचल मच रखी है पूरी, तो मैं क्या बोलूंगी? माई माइंड इज इन टर्मोइल, माई माइंड इज इन ग्रेट टर्मोइल। ऐसे भी अब देश में पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब राजनीतिक सब उलट पुलट हो रखी हैं चीजें। ठीक है, तो जहां पे तुमको लगे डिसऑर्डर है, अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता है, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, उसको हम क्या कह देते हैं? टर्मोइल। इसको पढ़िए, द कंट्री वेंट थ्रू वो पीरियड ऑफ, इसको पॉलिटिकल बोलना है, पॉलिटिकल ऐसा करके नहीं बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है, तो देश जो है गो थ्रू मतलब हो करके गुजरना। तो देश जो है कैसे हालात से गुजरा? एक ये समय था जिस वक्त पे मतलब राजनीतिक लेवल पे चीजें खराब चल रही थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है टेंडर। टेंडर आप सब जानते होंगे, कोमल, नाजुक, दिस इज कॉल्ड टेंडर। पहले एक सेंटेंस सुनना, जैसे मैंने कहा बच्चों का दिमाग कैसे होता है, चिल्ड्रन हैव टेंडर माइंड्स। तो आप ऐसा उनको ज्यादा वायलेंस से एक्सपोजर मत दीजिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस सुनेगा, मैंने बोला चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज टू दिस मच वायलेंस एट सच अ टेंडर एज। मतलब कच्ची उम्र जो होती है वो हम क्या कह देते हैं? टेंडर एज है। और टेंडर माइंड्स क्या होता है? मतलब बच्चे बहुत इमोशनली डेलिकेट होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी भी बात से, तो टेंडर है। क्लियर? तो अगर कोई भी चीज टेंडर है तो वो सॉफ्ट भी है, जेंटल भी और काइंड भी है। ठीक है, तो कंटेक्चुअली ऐसे जो इसका मीनिंग है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलता रहता है। अब यहाँ पे देखो, उसने एक टेंडर कंसर्न दिखाया, मतलब बड़ी प्यार भरी चिंता। ठीक है, या जिसको तुम ये मान लो कि बड़ा जेंटल सा कंसर्न। कंसर्न क्या होती है? चिंता होती है फॉर द इंजर्ड चाइल्ड, जख्मी बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस। ठीक है, गंभीर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीरियस। पहले एक सेंटेंस सुनना, जैसे मैंने बोला कि अर्लियर आई वॉज डूइंग इट एज अ हॉबी बट नाउ आई हैव टेकन इट अप इन अर्नेस्ट। मतलब पहले तो मैं एज अ हॉबी इसको परस्यू कर रही थी। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाने का काम कर रही थी। ठीक है, पहले तो कभी शौक से पढ़ा दिया, जो भी आ गया, लेकिन अभी मैंने सीरियसली इस काम को करना शुरू करा है। समझ आ गया? मतलब पहले तो हमें जितना मतलब शौक था तो कर लेती थी। तो अगर आप कोई भी चीज अर्नेस्टली कर रहे हैं तो आप उसको बहुत सीरियसली कर रहे हैं। ठीक है, ही मेड एन अर्नेस्ट एफर्ट, मतलब उसने एक बहुत ही सीरियस जो है वो प्रयास किया अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार। शुरू करें, नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओ। ये वर्ड क्या है? ओ। ओ का मतलब समझते हैं? पहले एक एग्जाम्पल सुनना।
I was very much in awe of my uncle when I was a child. मतलब ऑ का मतलब समझो क्या होता है? ऑ का मतलब होता है अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो रिस्पेक्ट का कारण है ना क्योंकि आप उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं और उस आप इम्प्रेस्ड हैं और कहीं न कहीं आपको लगता है कि भई वो बंदा बड़ा महान है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आप में एक हैरानी और डर, दोबारा समझना एक जो हैरानी की भावना होती है, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप हैरान हो जाते हैं और प्लस उसमें एक डर अगर शामिल है, थोड़ा-सा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब उस बात से आप डर रहे हैं, तो वो क्या है, वो ऑ है, ठीक है? जैसे आपने बोला कि जैसे यहाँ के जंगल जो है ना, मतलब दे इंस्पायर ऑ मतलब ऑ क्रिएट करते हैं, मतलब आपको लगता है भाई इतने विशाल हैं, इतना कुछ यहाँ पे है, ये बायोडायवर्सिटी में कितने रिच हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब क्या कह रहे हैं कि हम ऑ के साथ देख रहे हैं, तो आप उसको कैसा देखते हैं कि आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं बट उसमें कहीं न कहीं हैरानी भी है और एक डर की भावना भी साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है? अब देखो द मैग्निफिसेंट इसको बोलना कैसे है? द मैग्निफिसेंट व्यू फिल्ड अस विद ऑ मतलब उस मैग्निफिसेंट व्यू ने जो है ना हमें ऑ से भर दिया। आई वाज़ फिल्ड विद ऑ ये श्रद्धा जो है वो इस रिस्पेक्ट को बोलते हैं बच्चों, ठीक है? मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप उनसे बहुत इम्प्रेसिव हैं, आप हैरान भी हैं उनको देख कर के कि भाई कोई इतना महान कैसे हो सकता है, इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं ऐसे ऑ, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड अकाउंटेबल ये हमने पिछले वाले क्लासेस में भी किया है। दोबारा कर रहे हैं अकाउंटेबल ज़िम्मेदार, शी शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस, ठीक है? उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है भाई, ज़िम्मेदारी कौन ले रहा है, ठीक है? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध करना, किसी भी चीज़ को रोकना, रेजिस्ट करना, ठीक है? अब पहले इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोटेस्टर शोड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द न्यू पॉलिसी मतलब जो नई पॉलिसी आई थी उन्होंने उसका जो है रेजिस्ट करा, उसको मतलब विरोध किया। अगर आप किसी भी चीज़ को रेजिस्ट कर लेते हैं तो आप उसको मतलब उसके प्रभाव को आने में कम करते हैं या आप उसको रोक पाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्ट करना। अच्छा आपको पता होगा ना फायर रेजिस्टेंट जो आग जैसे मैंने कहा ये यहाँ के पर्दे लगे हुए हैं ना कर्टन्स जो यहाँ के हैं दे आर फायर रेजिस्टेंट मतलब इनको आग को रेजिस्ट करते हैं इन पे बहुत जल्दी आग नहीं लगेगी ऐसा नहीं कि कभी लगेगी ही नहीं हमने क्या बोला वाटर रेजिस्टेंट है जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने घड़ी पहनी है ये वाटर रेजिस्टेंट है वाटर मतलब ये अगर पानी वानी डल जाए तो ऐसे खराब नहीं होगी एक होता है वाटर प्रूफ के चांसेस ज्यादा होते हैं जो वाटर रेजिस्टेंट होता है उसका मतलब होता है कि भाई ये वाटर को रेजिस्ट करेगा ठीक है क्लियर है नेक्स्ट आ जाओ असॉल्ट का मतलब क्या होता है आक्रमण तो अच्छा एक बात सुनना ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है मतलब असॉल्ट का मतलब हमला भी है और हमला करना भी यही है तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया फॉर असॉल्ट मतलब आक्रमण के लिए अब उसने उसके ऊपर हमला कर दिया यहाँ पे तो असॉल्ट है ना मतलब आक्रमण तो ये नाउन हो गया लेकिन अगर मैंने बोला कि ही असॉल्टेड मी उसने मुझ पे हमला किया तो ये वर्ब हो गई ये सेकंड फॉर्म हो गई ठीक है यहाँ वर्ब है वहां पे अरेस्ट सेकंड फॉर्म लगी है और किसके लिए किया तो हमले के लिए किया ना हमला करने के लिए नहीं से ठीक है करें नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्रूटल ब्रूटल होता है बेरहमी से कोई भी चीज अगर ब्रूटली आपने कहा कि इट वाज अ ब्रूटल अटैक ठीक है हो जाएगा ये इजी है ये स्टड आ जाओ अब क्या होता है स्टड सुनो क्या है तुमने कभी ऐसा सुना है जैसे मैंने कहा कि जो मेरा ये रिंग है ना डायमंड स्टडेड है डायमंड मतलब इसमें हीरे जड़े हुए हैं तो जो वर्ड है ना जड़ना वो स्टडिंग स्टड होता है जैसे मैंने बोला पर्ल स्टडेड बेली है मेरी ठीक है मेरी जुत्ती जो है ना वो पर्ल स्टडेड है पर्ल मतलब उसके अंदर मोती जड़े हुए हैं तो कोई भी चीज अगर स्टडिड है तो उसके अंदर वो चीज लग रखी है अब इसके मीनिंग को पढ़ते हैं अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल मेटल का छोटा टुकड़ा और अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जो किसी चीज के अंदर लगा हो वो स्टड होता है ठीक है और एक बात और सुनिए अगर कोई लड़का बहुत हैंडसम है ठीक है बहुत अट्रैक्टिव है तो भी हम कह देते हैं जैसे स्टड है ये ही इज अ रियल स्टड और स्टड जैसे मैंने बोला मेरे हमारे कॉलेज का स्टड है लेकिन यहाँ पर जो है मतलब स्टड एक इनफॉर्मल वर्ड भी है इनफॉर्मल मतलब जिसको आप स्लैंग कह सकते हैं और ये हम कैसे यूज करते हैं मतलब अट्रैक्टिव लुकिंग मैन के लिए ठीक है अट्रैक्टिव लुकिंग मैन ये लुकिंग ये कर देती हूँ ING ठीक है ओके अब ये पढ़ो द पुलिस बैटॉन इसको बैटॉन बोलना है बैटन बैटन है बैटॉन मतलब लाठी बैट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसके अंदर कील जड़े थे ये नेल क्या है ये कील है
कीलें हो गई ना, नेल्स आ गया, कीलें, डन। ओके है, करें नेक्स्ट, देख लेंगे इसको एक बार। नेक्स्ट है व्हील्ड। व्हील्ड का मतलब होता है चलाना। जैसे मैंने कहा तेरे को तलवार चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू व्हील्ड अ सॉर्ड? उसको सॉर्ड बोलना है, स्वॉर्ड नहीं बोलना है ऐसा, ठीक है? तो व्हील्ड करना, जैसे मैंने कहा कि वो नाइफ व्हील्ड करना सीख रहा है अभी, ऐसा व्हील्ड करना मतलब चलाना, समझ आ गई? तो तलवार चलाना, ये क्या हो गया कि टू व्हील्ड अ सॉर्ड, क्लियर है? द ऑफिसर wielded a baton, मतलब उन्होंने लाठियां चलाई टू डिस्पर्स द क्राउड। डिस्पर्स क्या होता है? तितर बितर करना, ये हमने पहले भी वर्ड कर रखा है। डिस्पर्स कर दिया मतलब जैसे अगर आपने किसी चीज को डिस्पर्स कर दिया तो एक चीज यहाँ चली गई, एक छिन भिन कर दिया, यहाँ हो गई, कोई यहाँ चला गया, वो डिस्पर्स हो गई, ठीक है? अब अच्छा एक बात और सुनो, एक ना व्हील्ड का मतलब ये भी होता है अगर आपका दबदबा अच्छा है, अगर आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है दूसरों पर। जैसे मैंने कहा अब वो वाली बात नहीं रही, अब उसका वो दबदबा नहीं रहा, अब वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा। अब ये क्या बना, ही नो लॉन्गर wields एनी इन्फ्लुएंस, मतलब अब उसका वो इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है? गैश सुनो क्या होता है बच्चों, गैश होता है लॉन्ग कट, अगर स्किन में कोई गहरा कट लग जाए ना तो वो गैश होता है। और पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही हैड सेवरल गैशेस एंड ब्रूजेस आफ्टर द एक्सीडेंट। ब्रूज समझते हैं ना, ब्रूज होता है चोट लगने के बाद, अगर ऐसे स्किन पे कुछ लग जाए, चोट लग जाए, तो जो काला बैंगनी सा या जो नीले से रंग का निशान पड़ जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, वो हमको ब्रूज कह देते हैं। जैसे मैंने बोला कि I've got a bruise here, I've got a bruise मतलब मेरे को यहाँ पे ऐसे वो ब्रूजेस हो गए। जैसे देयर आर ब्रूजेस, ब्रूजेस हैं उसकी पूरी बाजू पे, समझ गए हो ब्रूज क्या होता? अब सुनो, तो अच्छा ये तो हो गया ना, ये सेवरल गैशेस एंड ब्रूजेस, क्लियर? मतलब कट लगे हुए थे, घाव थे आफ्टर द एक्सीडेंट। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है ट्रम्पेट। अच्छा ट्रम्पेट सुनो क्या है, ट्रम्पेट मैं तुमको पहले दिखाती हूँ कैसे होती है ट्रम्पेट, वो बजाने वाली होती है। 1 मिनट दो मेरे को सारे। ये ट्रम्पेट है, इसको हिंदी में हम तुरही बोलते हैं ऐसा, तो ये ट्रम्पेट होता है, ठीक है? ये ट्रम्पेट वर्ब भी है, ये ट्रम्पेट जो है वो नाउन भी है। ट्रम्पेट का मतलब जैसे आपने एक वो सुना होगा ना कि भाई तू अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बन रहा है, ऐसा बड़ा कॉमन आपने शायद सुना होगा, लोगों को बोलते हैं वाई आर यू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, मतलब तुम अपनी ट्रम्पेट खुद ही की बजाए जा रहे हो, मतलब तुम अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हो। तो हम क्या बोलते हैं, वाई आर यू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, ठीक है? यहाँ पे तो ट्रम्पेट क्या हो गया, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया है ना। और ये ट्रम्पेट यहाँ पे क्या है, ये वर्ब भी है जो इस सेंटेंस में है। द गवर्नमेंट ट्रम्पेटेड इट्स अचीवमेंट्स, मतलब सरकार अपनी उपलब्धियों के गान गा रही है, ठीक है? ट्रम्पेटेड मतलब सबको बता रही है कि देखो हमने ये करा, ये करा, ये करा। ओके, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिप्लॉय। डिप्लॉय क्या होता है, तैनात करना। जैसे मैंने कहा कि इस वाले एरिया में तो बड़ी भीड़ होती है, अब मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे लगता है कि सम ट्रैफिक पर्सनल शुड बी डिप्लॉयड। ये जो वर्ड है पर्सनल, इसका मतलब होता है कर्मचारी, पर्सनल शुड बी डिप्लॉयड मतलब यहाँ पे लगाए जाए, तैनात करे जाए, मतलब यहाँ पे खड़े, मतलब यहाँ पे उनको टू पोजिशन और यूज पीपल रिसोर्सेज। द गवर्नमेंट डिप्लॉयड एडिशनल पुलिस फोर्सेस, मतलब सरकार ने और सुरक्षा बल तैनात कर दिए, मतलब उनको लगा दिया कि भाई तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे यहाँ है। ओके, नेक्स्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब समझते हैं, दुष्प्रचार। दुष्प्रचार का मतलब होता है कि मतलब आपने गलत इंफॉर्मेशन फैला दी है सिंपली बिकॉज कि आप लोगों की राय बदल सको। जैसे मैंने कहा कि भाई ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग मोर देन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। मैंने कहा सिर्फ एक राजनीतिक दुष्प्रचार है, मतलब अगर आप गलत न्यूज़, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई रील आ गई, कोई वीडियो आ गया, आपने बोला ना ना इट्स नथिंग, इट्स जस्ट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ठीक है? इसको पढ़ो। ग्रुप ने क्या यूज करा, प्रोपेगेंडा यूज करा टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए, उसको उस पे उसको मतलब बदलने के लिए, ये समझ लीजिए, ठीक है? प्रोपेगेंडा। डिटेंशन क्या होता है, हिरासत में लेना, ये हमने पहले भी कर लिया है वीडियो में। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को हिरासत में ले रहे हैं, मतलब आपने मतलब ऑफिशियल कस्टडी में अगर ले लिया है तो क्या कर लिया है,
डिटेन कर लिया, डिटेंशन में ले लिया। द प्रोटेस्टर्स वर टेकन इनटू डिटेक्शन, टेकन इनटू मतलब उनको ले लिया गया, कहाँ पर, ऐसे नजरबंदी कर दी गई, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसे हिरासत में ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट करें, सॉरी, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज का मतलब सुनो क्या होता है। एक तो एक्सरसाइज वो करने वाली हो गई, एक इसका मतलब होता है सिंपल टू यूज। टू अगर मैं लगा दूं किसी से पहले तो इसका मतलब है ये वर्ब है। जैसे मैंने बोला यूज, एक यूज भी है ना, इट्स ऑफ नो यूज, तो यहाँ पे यूज क्या है, नाउन, प्रयोग, इस्तेमाल। और अगर इस्तेमाल करना है तो भी यूज है। तो ऐसे जिसके आगे टू लग जाए तो इसका मतलब वो वर्ब है। तो जब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया टू यूज, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ब बन गई है। ठीक है, टू यूज मतलब यूज करना, इसका मतलब ये है। अब सिटीजन्स क्या करें, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करें। सरकार क्या करती है, वो पावर को एक्सरसाइज करती है, मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। तो एक्सरसाइज मतलब यूज करना। तो यहाँ पे शुरू के बाद पहली फॉर्म है, उनको अपने अधिकारों को क्या करना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड समझते हो, पागल, बेतुका, स्टूपिड के लिए भी कहते हैं। मैंने कहा पागल मत बन, वापसी आ, डोंट बी एब्सर्ड, कम बैक। ठीक है, मैंने कहा कि इट्स सो अब्सर्ड ऑफ यू, तो तुम तो यार बड़ी बेतुकी बात कर रहे हो, बड़े का पागल हो तो बड़ा कमला है, दिस इज कॉल्ड इट्स सो अब्सर्ड ऑफ यू। ठीक है, इट्स अब्सर्ड टू ब्लेम स्टूडेंट्स फॉर अ पेपर लीक। ठीक है, तो आप ऐसे उन पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है अवेकन। अवेकन का मतलब समझते हैं, मतलब किसी भी चीज को जागृत करना। द इंसिडेंट अवेकन पीपल टू द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब इस घटना से जो है ना कहीं उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उनको समझ में आया कि भाई ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है। तो यहाँ पे ये जो अवेकन है, ये वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अवेकन पीछे लग गया ईडी, अवेकन, अवेकेंड। अब एक सेंटेंस सुनना, जैसे मैंने बोला कि दैट इंसिडेंट अवेकन माई इंटरेस्ट इन फिजिक्स, मतलब उस घटना ने फिजिक्स में मेरा ध्यान जो है वो मतलब जागृत करा, या मेरा मतलब इंटरेस्ट उसमें आने लग गया। ठीक है, इंश्योर क्या होता है, इंश्योर होता है टू मेक श्योर, सुनिश्चित करिए। मैंने कहा कि तुमको ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये टू मैंने लगा दिया, मतलब ये वर्ब है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। द अथॉरिटीज इंश्योर करें द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, की बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, मतलब ये श्योर करें कि भाई वो सेफ है। इफ यू इंश्योर समथिंग यू मेक समथिंग श्योर। तुम किसी भी चीज को अगर श्योर कर देते हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको इंश्योर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट करें, देख लेंगे इसको एक बार। इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए पहले आप सारे इसको पढ़ दीजिए क्या लिखा है, फिर मैं इसकी हिंदी करती हूँ। शुरू कर रहे हैं, देखिए, ईदर कल्पेबल और इनकॉम्पिटेंट, ये हमने हिंदी शुरू में समझ लिए। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026 को, पढ़िए पहली लाइन क्या लिखी है। इंडियाज यंग पीपल केम टुगेदर टू डिमांड अ फेयर एजुकेशन सिस्टम। भारत के जो यंग पीपल हैं, जो नौजवान हैं, वो इकट्ठे हुए। डिमांड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक फेयर एजुकेशन सिस्टम की मांग करने के लिए। और क्या मांग रहे थे, एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर पेपर लीक्स। तो हिंदी क्या बनी, 20 जुलाई 2026 को भारतीय युवा इकट्ठे हुए एक फेयर एजुकेशन सिस्टम की मांग करने के लिए और पेपर लीक्स की अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, कि सरकार जो है अकाउंटेबिलिटी ले। बन गई हिंदी। दीज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे वीमेन और मेन है, पढ़िए। दीज यंग वीमेन एंड मेन केम फ्रॉम एवरी कास्ट, क्लास, रीजन एंड रिलीजन। तो ये कहाँ से आए सब, जो ये युवा आदमी औरतें थे, ये जो है हर कास्ट के थे, हर क्लास के थे, हर रीजन के थे। रीजन मतलब ये जो विमेन और मेन थे, ये हर कास्ट, क्लास, रीजन और रिलीजन, ये सब धर्मों से आए अलग अलग, मतलब अलग अलग लोग वहां पे पहुंचे, हर कास्ट के, हर क्लास के, हर रीजन के, रिलीजन के। दे वर ब्रेव इनफ टू डिमांड जस्टिस, वो इतने बहादुर थे कि वो जस्टिस, न्याय की मांग कर सकें। वाइज इनफ, और इतने बुद्धिमान थे कि वो, उनको जानकारी थी, मतलब वो इतने बुद्धिमान थे कि उनको पता था कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। वाइज इनफ टू नो देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, टेंडर इनफ टू लाफ एट देयर ओन टर्मोइल, और इतने जो है वो टेंडर मतलब इतने सॉफ्ट थे
ठीक है, इतने सेंसिटिव थे कि वो अपनी ही टर्मोइल पे, मतलब अपने ही गड़बड़ी पे खुद ही हंस रहे थे, अपनी परेशानियों पे हंस रहे, ठीक है। एंड अर्नेस्ट इनफ, और इतने सीरियस थे कि उनको ये उनका मतलब इतने अर्नेस्ट थे, उतने गंभीर थे, इतने सीरियस थे कि उनका ये विश्वास था कि हम लड़ सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं, ठीक है। द नेशन वॉच द प्रोटेस्टर्स इन ऑ, क्या मतलब बना सेकेंड फॉर्म, द नेशन वॉच्ड, पूरे देश ने प्रोटेस्टर्स को देखा, किस में, बहुत ही हैरानी के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। एज दे सेइंग, जब उन्होंने गाना गाया, डांस किया, एज दे सेइंग, एज दे सांग, डांस, लाफ्ड, हेल्ड हैंड्स, हेल्ड हैंड्स मतलब हाथ पकड़ना, और जब वो इकट्ठे खड़े हुए, ठीक है। Their resistance gave voice to the pain both of their own generation and of crores of Indians who are suffering but have been silenced by fear. उनके रेजिस्टेंस ने आवाज दी, मतलब जो ये इनका प्रतिरोध था उसने आवाज दी किसको, अपनी जनरेशन की जो तकलीफें थी उनको तो दी, लेकिन जो और करोड़ों भारतीय लोगों की तकलीफें थी, जो परेशान हो रहे थे, लेकिन हैव बीन साइलेंस्ड, ये पैसिव वॉइस है, जिनको डर के कारण चुप करा दिया गया था, उनको भी आवाज मिली। मतलब उनके रेजिस्टेंस ने अपनी जनरेशन के दुखों को तो आवाज दी, बट उन भारतीयों को भी की भी तकलीफों को आवाज मिली, जिनकी आवाजों को जो है वो मतलब चुप करा दिया गया था डर की वजह से, बाय फियर, मतलब डरा धमका करके, डर से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, The protest carried forward India's proud legacy of peaceful resistance, a tradition which won it independence and is protected by Article 19 of the Constitution. हिंदी करिए क्या बनी, ये जो प्रदर्शन हुए, ये जो आंदोलन प्रदर्शन करे गए, कैरीड फॉरवर्ड, उन्होंने भारतीय विरासत को आगे बढ़ाया है। लेगेसी क्या है, भारत की विरासत क्या है कि यहाँ पे जो है पीसफुल रेजिस्टेंस होती रही है, मतलब शांति प्रिय आंदोलन हुए हैं, और इसी लेगेसी को इन्हीं प्रोटेस्ट ने भी आगे लेकर के गए हैं। ये वो ट्रेडिशन है जिसके कारण विच वन, अ ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन जिसने विच वन इट इंडिपेंडेंस, मतलब जिसने भारत को आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के समय पे भी ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय, और ये प्रोटेक्टेड भी है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के आर्टिकल 19 में ये लिखा है कि सिटीजन्स को अपनी, मीन्स दे हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियंस, और वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं किसी भी मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ठीक है। Yet the government tried to crush the youth voice with a brutal assault. लेकिन सरकार ने कोशिश करी उनकी आवाजों को दबाने के लिए बहुत ही निर्दयी आक्रमण के साथ, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही ब्रूटल, मतलब क्रूल तरीके से जो है उन पे आक्रमण किए गए। They were attacked with tear gas shells, टीयर आंसू गैस वाले गोले छोड़े गए उनके ऊपर, beaten with nail studded लाठीज and shot with pellet guns. क्लियर है, they were attacked with टीयर गैस शेल्स, उन पे छोड़े गए, पीटा गया उनको कील जड़ी लाठियों के साथ, और पैलेट गन चलाई गई, ठीक है। पैलेट छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ऐसे में डिस्कस किया हुआ है इसको ऑलरेडी। 19-year-old साहिल, ठीक है, whom I met had hundreds of lead pellets lost all over his upper body. मतलब एक 19 साल का लड़का था जिसको मैं मिला, मतलब ये जो आर्टिकल है ये राहुल गांधी का लिखा है, तो बोल रहे हैं जिनको मैं मिला, had hundreds of lead, इसको लेड बोलना है, इसको लीड नहीं बोलना है। लेड वैसे धातु होती है, एक मेटल होती है, सीसा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो जो गोलियां होती है ना, जिसमें जैसे वो जो पैलेट गन्स थी, उसके अंदर ये वाली गोलियां होती हैं, तो हैड हंड्रेड्स ऑफ लेड पैलेट्स थी, लॉस्ट ऑल ओवर हिज अपर बॉडी, ठीक है। तो उसकी पूरी अपर बॉडी पे ये मतलब हंड्रेड्स ऑफ लेड पैलेट्स थी। अ पैलेट स्ट्रक हिज आई, और एक गोली तो उसकी आंख में भी लग गई, लाइकली ब्लाइंडिंग हिम, और हो सकता है कि शायद उससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। पुलिसमैन विल्डिंग बैटॉन्स ब्रूटली असॉल्टेड यंग विमेन, और जो पुलिसमैन थे जो लाठियां चला रहे थे, विल्ड का मतलब क्या था, यूज करना, ब्रूटली असॉल्टेड, उन्होंने बहुत ही निर्दयता के साथ असॉल्ट किया औरतों को, इंजरिंग मैनी ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स, मतलब इंजरिंग मतलब ऐसा करते हुए, और उनके प्राइवेट पार्ट्स पे भी उनको मतलब चोट पहुंचाया, ऐसा हो गई हिंदी। माइनर्स वर बीटन विद लाठीज, माइनर्स क्या है, जो 18 साल से कम के लोग थे, उनको भी लाठियों से पीटा गया। देयर बॉन्स ब्रोकन,
गैशेज एंड ब्रूजेज ऑन देयर बॉडीज, तो हड्डियां उनकी टूट गई और उनकी पूरी बॉडी पे क्या था, वही कट थे और घाव थे। इन बिहार स्टूडेंट प्रोटेस्टर वर शॉट विद फायर आर्म्स। फायर आर्म समझते हो, कोई भी ऐसा हथियार जिसको आप उठा करके ले जाओ, मतलब कैरी कर लो, जैसे पिस्टल है, गन है, इनको हम फायर आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। इन बिहार स्टूडेंट प्रोटेस्टर वर शॉट विद फायर आर्म्स, तो उनको बिहार में उनको मतलब फायर आर्म्स उन पे चलाई गई, इंक्लूडिंग एन AK-47 सिवान में, लिविंग मैनी सिवियरली इंजर्ड, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो गए। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इन बिहार स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स वर शॉट विद फायर आर्म्स, बिहार में स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, फायर आर्म, बंदूक को, पिस्टल को, गन को बोल देते हैं, इंक्लूडिंग एन AK-47 थी सिवान में, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी सिवियरली, क्या होता है सिवियर का मतलब होता है सीरियसली, ठीक है। जैसे आपने कहा मेरे ना सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो हैव सिवियर पेन इन माय हेड, ये वही वाला है। सिवियर मतलब सीरियस और सिवियरली मतलब सीरियसली, ठीक है। हु ऑथराइज दिस इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस, ये क्या कह रहा है, इस इलीगल और असंवैधानिक हिंसा को ऑथराइज किसने करा, मतलब किसने इसकी परमिशन दी। हु ऑथराइज दिस इलीगल, The Narendra Modi government prides itself on its centralized control. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है अपने आप पे गर्व करती है कि हमारा जो है ना पूरा कंट्रोल है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हमारा है। वेदर इट्स अ मिशन टू मार्स, भले मार्स पे कोई मिशन चलाना हो तब, या कोई ओलंपिक मेडल की बात हो। इट रिपीटेडली ट्रम्पेट्स, इट कौन है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये बार बार प्रशंसा करती रहती है, दैट द क्रेडिट इज ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। तो बार बार वो इस बात के गीत गाते रहते हैं कि भाई ये सब जो हुआ है ना, ये मोदी जी की वजह से हुआ है और होम मिनिस्टर अमित शाह की वजह से हुआ है, ठीक है। नथिंग मूव्स विदाउट देयर अप्रूवल, नथिंग मूव्स का क्या मतलब बना, उनकी अप्रूवल के बिना तो कुछ भी मूव ही नहीं करता है। द वायलेंस हैपेंड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली, तो ये हिंसा कहाँ घटित हुई, बिल्कुल दिल्ली के बीच में। The violence occurred, the violence happened, second form, barely 500 meters from parliament, जो लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही था पार्लियामेंट से। Both the security forces deployed, the Delhi police and the rapid action force report directly to the home minister। अब सुनो इस सेंटेंस की हिंदी कैसे होगी, देखो इसमें यहाँ पे पहले कॉमा लग गया, फिर ये कॉमा कहाँ पे क्लोज हो गया। अगर ऐसे एक कॉमा लगा हो और उसके बाद फिर एक कॉमा वहां पे क्लोज हो रहा हो तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हिंदी कैसे करनी है पढ़िए। बोथ द सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड, मतलब जो दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रखी हैं, बस इतना ही। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे रिपोर्ट डायरेक्टली टू, वो रिपोर्टिंग किसको करते हैं, होम मिनिस्टर को। और वो दो फोर्सेस के नाम है जिसके अंदर एक दिल्ली पुलिस है और एक RAF है, ठीक है। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, तो फिर दो संभावनाएं बनती हैं। फर्स्ट, ही ऑथोराइज द अटैक ऑन द स्टूडेंट्स, या तो उन्होंने खुद ही परमिशन दी होम मिनिस्टर ने कि भाई तुम स्टूडेंट्स पे अटैक कर दो। इन विच केस, तो इस केस में तो वो कल्पेबल हो गए, वो अपराधी हो गए, वो खुद ही दोषी हो गए, ठीक है। सेकंड, ही हैड नो आइडिया, या उनको पता ही नहीं था दैट इट वाज टेकिंग प्लेस, या उनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये सब चल रहा है। विच मीन्स कि फिर वो तो इनकॉम्पिटेंट है, अगर उनको यही नहीं पता चल क्या रहा है तो। ईदर वे, आप कोई भी तरीका मान लीजिए, एज होम मिनिस्टर, ये नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, सॉरी। ईदर वे, एज होम मिनिस्टर, व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कैसा भी समझ लीजिए, लेकिन उस दिन जो हुआ वो उनकी जिम्मेदारी है, एंड ही मस्ट रिजाइन, और वो रिजाइन करें। इंस्टेड हिज इनएक्शन प्रूव्स दैट ही अप्रूव्स ऑफ द अटैक ऑन स्टूडेंट्स, और जो उनका इनएक्शन है ना, वो ये बात बता भी रहा है कि भाई उन्होंने अप्रूव करा है इस अटैक को स्टूडेंट्स पे, क्योंकि ही हैज नॉट ऑर्डर्ड एनी इंक्वायरी और इवन इशूड अ स्टेटमेंट, क्योंकि ना तो कोई इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं, ना ही कोई स्टेटमेंट जो है ना वो इशू करा गया है। ही हैज रिफ्यूज टू कम टू पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में आने से भी मना कर दिया है। एंड मोशंस फाइल्ड डेली बाय द ऑपोजिशन आस्किंग फॉर अ डिस्कशन हैव बीन सिमिलरली रिजेक्टेड। अब इसका मतलब क्या है, मोशन का मतलब होता है अ फॉर्मल प्रपोजल। अगर एक प्रस्ताव रखा जाए, जैसे मान लीजिए अगर पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है तो उसको मोशन बोल देते हैं। अब ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, वो मोशन फाइल करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तुम डिस्कशन के लिए आ जाओ, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली का मतलब होता है सडनली, अचानक से, बिना डिस्कशन करे, सडनली विदाउट डिस्कशन,
इसका मतलब क्या होता है? सडनली, विदाउट डिस्कशन, ठीक है, उसको भी रिजेक्ट कर लिया। एट द सेम टाइम, और साथ ही में आप देखिए एट द सेम टाइम, प्राइम मिनिस्टर मोदी डेस्परेट टू प्रोटेक्ट हिज इमेज, वो अपनी इमेज बचाने के लिए बहुत डेस्परेट हो रखे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब ये सुनो सेंटेंस कैसा, देखो एट द सेम टाइम, अब ये कॉमा आ गया, अब यहाँ पे कॉमा आ गया, मतलब हमने हिंदी कैसे करनी है? प्राइम मिनिस्टर हैज एक्टिवेटेड हिज प्रोपेगेंडा मशीनरी, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को और एक्टिवेट कर दिया है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? कि भाई इंफॉर्मेशन गलत पहुंचाओ लोगों को, अब ये वाला मैसेज देना, ठीक है, ताकि उनकी राय बदले। तो उन्होंने अब ये क्यों कर दिया? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है बीच में कि क्योंकि वो अपनी इमेज बचाने के लिए बहुत डेस्परेट है, तो उन्होंने क्या करा? प्रोपेगेंडा एक्टिव कर दिया। एंड गोदी मीडिया एक्टिव हो रखा है अभी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एफआईआर एंड डिटेंशंस ऑफ यंग प्रोटेस्टर्स कंटिन्यू। एफआईआर और हिरासत में लिया जा रहा है यंग प्रोटेस्टर्स को, ये जारी है। इन ऑर्डर टू इंटिमिडेट देम, इंटिमिडेट क्या होता है? डराना धमकाना, ताकि उनको डरा धमका सकें। दोबारा पढ़ लीजिए सेंटेंस को। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड डिटेंशंस ऑफ यंग प्रोटेस्टर्स जारी हैं ताकि उनको डराया धमकाया जा सके। इन ऑर्डर टू मतलब ऐसा करने के लिए। द भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन ट्रोल, अब बीजेपी का ऑनलाइन ट्रोल है, वो क्या करता है? ये थ्रेटन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। जो इनका ऑनलाइन ट्रोल है, वो औरतें जो प्रोटेस्ट कर रही थी, मतलब जो औरतें प्रोटेस्टर्स हैं, उनको जो है वो मतलब डराते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं, एंड उनके पेरेंट्स को भी फोर्सिंग देम टू इशू, और उनको फोर्स करा जा रहा है कि भाई तुम माफी मांगो। अपॉलॉजी क्या होगी? पब्लिक अपॉलॉजीज के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली मेड अ वीडियो, उन्होंने खुद एक वीडियो बनाया, फॉर गिविंग द यूथ ऑफ इंडिया फॉर एक्सरसाइजिंग देयर लेजिटिमेट राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। क्या हिंदी बनी इसकी? प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली मेड अ वीडियो फॉर गिविंग, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा? एक वीडियो बनाई जिसके अंदर वो युवाओं को माफ कर रहे हैं। फॉर एक्सरसाइजिंग का मतलब क्या हो गया? फॉर यूजिंग, क्योंकि उन्होंने अपना लीगल राइट यूज किया है। राइट क्या है उनका? कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का उनको हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब इस जायज हक को इस्तेमाल करने के लिए जो है उनको माफी दे दी। हाउ एब्सर्ड इट इज, ये कितनी बेतुकी बात है, कितनी बेवकूफी भरी बात है। इट इज फॉर ए प्राइम मिनिस्टर टू फॉरगिव हिज ओन पीपल, कि वो अपने ही लोगों को माफ कर रहे हैं, जब लोग उनसे क्या, लोग तो मांग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, और वो कह रहे हैं कि चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मतलब जैसे उन्होंने कोई गलती करी हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो स्किल्स अच्छे करना चाहते हैं, इंग्लिश स्किल्स या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे वर्ड जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी, बैंकिंग या किसी और कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।